उर्दू की मशहूर मुसन्निफ़ा, सहाफ़ी, समाजी कानूननिगार, समाजी खिदमतगार और इस्लाही मज़ामीन को लिखने वाली, साथ ही साथ इस्लाही मुकर्रिरा आज हमारे चैनल पे मौजूद है। और इस सीरीज़ जो देख रहे हैं ज्वेल ऑफ कोकन, तो वन ऑफ द कोकन के अनमोल हीरा, अनमोल रतन, और वो भी मस्तूरात में से, ये हमारे चैनल पे बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस सीरीज़ में फ़र्स्ट लेडी है, फर्स्ट मोहतरमा है, जिनसे हम लोग बात करेंगे और आप तक जो है इनकी जो अभी तक की खिदमत है, अलग अलग अंदाज से जो भी खिदमतें की हैं आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, मोटिवेट भी होंगे आप और ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा का नाम है फिरोज़ा तज़वी साहिबा, फिरोज़ा फ़िदा हुसैन तज़वी। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अदब से जुड़े हुए सारे अफराद, चाहे कोकन से हो, महाराष्ट्र से हो या पूरे हिंदुस्तान को या बैरून मुल्क को, बहुत खूब जानते हैं। उनकी तहरीर से मुतासिर है, उनकी खिदमत से मुतासिर है और एतराफ़ भी करते हैं। तो गैर रस्मी अंदाज से मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा उनसे जवाब हासिल करेंगे, उनकी फ़िक्रों को समझेंगे। और तकरीबन पिछले 15 साल से ज़्यादा एक अरसा हुआ और हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत करीब से। हमने समाजी काम भी साथ में किए, तालीमी बेदारी के लिए काम किया। मोहतरमा को जब भी हमने आवाज़ दी कोकन के किसी स्कूल में, किसी प्रोग्राम में, तो हाजिर रही, कोई बहाना, कोई हेला कभी नहीं ढूंढा। न कभी उन्होंने अपना इम्पोर्टेंस दिखाया, अहमियत दिखाई, न कहीं ईगो आना नजर आई। तो मोहतरमा आपसे सबसे पहला एक सवाल ये है, मैं एक कारी के हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप में लिखने का शौक़ कब से शुरू हुआ? आपको कब ऐसा लगा कि मैं लिखना शुरू कर दूँ? आप सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी अखलास साहब कि मैं जब बहुत छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, तब मुझे याद है कि मेरे हाथ में एक कलम और एक किताब हमेशा हुआ करती थी। हाँ। जो मैं ऐसे सीने से लगा के रखती थी, जिसे मैं कभी अपने से जुदा नहीं होने देती थी। हाँ। मुझे कोई बोले भी कि इधर रख दो तो नहीं, मुझे पसंद है। हाँ। ये मेरी आदत थी। घर में अगर मैं सबसे छोटी हूँ, भाई बहनों में 5 भाई बहन है और सब में छोटी मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाबा की मैं बहुत लाडली भी थी। तो दूसरे भाई बहन अगर लड़ाई करते तो बाबा बाहर जाते तो मुझे कहते थे उनके बारे में लिख के रखो। अच्छा। तो वो मुझे आदत थी कि कुछ भी अगर भाई ने भाई को बोल दिया तो वो लिख दिया। तो इस तरह। और उसके बाद में थोड़ी मतलब बड़ी हो गई, मतलब स्कूल की लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि किसी पर अगर जुल्म होता है, किसी की अगर ज्यादती होती है, कुछ भी होता है, तो मुझे मेरी कैफियत कुछ अजीब से हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं जाके बोलूं, कुछ करूं। तो ये मैं मतलब समझ नहीं सकती थी कि मुझ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं लिखने लगी कि अगर कोई किसी के साथ जुल्म करे तो मैं वो लिख देती थी। अच्छा। ये मेरी आदत थी, मैं नोट कर लेती थी। उसके बाद में मैंने मुंबई से कमुजाफर से तालीम हासिल की है, कमुजाफर सुलेमान गर्ल्स हाई स्कूल। वहाँ पर भी मुझे लिटरेचर का बहुत शौक था। सारे मतलब मज़ामीन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लिया करती थी। तो आपकी तालीम मुंबई में हुई है? जी, मुंबई में ही कमुजाफर सुलेमान गर्ल्स हाई स्कूल में। अच्छा। तो उसके बाद मैं मतलब जो है मुझे लिखने का ऐसा शौक पैदा हो गया। मैं इनकलाब पढ़ा करती थी, अखबार पढ़ने लगी। उसमें जो न्यूज आती थी वो मुझे मतलब डिस्टर्ब करने लगी। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही तो सियासी हालात में, समाजी हालात में, जो भी, तो मुझमें लिखने का शौक आ गया। तो मैं नोट करके लिखा करती थी। तो ये मेरी आदत पहले से थी। उसके बाद वो जुनून मुझ में थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और आगे चल के वो मैंने फिर कलम हाथ में उठाया और मेरे अंदर से एक आवाज आई कि फैरोजा थाम लो इस कलम को। अच्छा। और अपने तख्लीकी सफर का आगाज करो। तो इस तरह से मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। तो शादी के बाद भी आपका तालीम का सिलसिला जारी रहा और लिखने का भी? जी, शादी के बाद मैं फौरन ओमान में गई थी पहले। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने महसूस किया कि मेरी तालीम जो है अधूरी रह गई है। हाँ। तो मैंने सोचा कि मुझे पूरा करना है तालीम। मुझे एक मतलब लगन थी कि मैं अपने एजुकेशन को पूरा करूं। लेकिन वहाँ पर भी मैं लिखते रही थी
कुछ भी ऐसा लिखा करती थी, छोटे छोटे मजामीन, छोटे छोटे मतलब नोट्स है वो लिखती थी जी। तो यहाँ मैं अभी थोड़ी आपकी बात को कट करना चाहूँगा कि आप मेरी शादी हुई उसके बाद भी आपका तालीम का सिलसिला और लिखने का भी सिलसिला आपका जारी रहा जी। हाँ, लेकिन इसको अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि वालिद साहब अपने घर के मतलब जो आपके भाई बहनों के साथ जो भी होता था उसको तहरीरी शक्ल देने कहते थे, जिससे आप में ये हो गया कि उन हालात को मैं लिखूं, यानी आपके लिए जो इंस्पायरेशन जो था वो वालिद साहब के। जी, वालिद साहब का नाम क्या था? मेरे अब्बा का नाम लाला मियां साबले। और आपका गाँव? मेरा गाँव वाघियूरे चिपळूण में ही है। चिपळूण तालुका में क्या ग्वालियर में पड़ता है? नहीं, चिपळूण तालुका में। अच्छा। छोटा सा गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है जी। मेरे अब्बा माशाल्लाह बहुत अच्छी नामवर शख्सियत थी। हाँ। समाजी मतलब अरबी शख्सियत थी। हाँ। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, गांव के पहले सदर रह चुके हैं। हाँ। वो मेरी पैदाइश जब भी उन्होंने प्रेसिडेंट बन गए थे गाँव के पहले, तो वो मुझे हमेशा अपने साथ रखा करते थे और इस तरह से उनके भी काम वही थे, समाज मतलब काम थे, किसी का इंसाफ है क्या है, किसी के लिए लड़ना है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहती थी हमेशा। उनको भी मैंने देखा है, तो वही सब सारी चीजें मुझ में पैदा होते गई। जी माशाल्लाह। जी। तो एक बात मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की, वालिद साहब ने जो घर के वाकयात को लिखना कहा, समाजी इस्लाह की शुरुआत तो वही हुई। वालिद साहब से मुतासिर रहे, वालिद साहब इनकी समाजी शख्सियत होने की वजह से उन्हें क्या हो गया कि उस तरफ मतलब उस इनके फन जो इनके अंदर जो काबिलियत थी, हाँ, उसमें उस तरफ रुझान भी आ गया। और समाजी राइटर के तौर पर आप जो उभरी कि नाइंसाफी को देखते और वालिद साहब ने जो कहा उससे ही मतलब आप आगे बढ़ते रहे। तो समाजी जो इस्लाही मज़ामीन जो लिखने की तहरीक आपके घर से शुरू हुई? जी, घर से शुरू हुई। ज़्यादातर किन मतलब टॉपिक्स पे आप लिखना पसंद करते जो लिखा है वहाँ? मैंने ज्यादा करके बचपन से महसूस किया मैंने औरत को ज्यादा पहले महसूस किया। हाँ। कि औरत के साथ क्या इंसाफी हो, ना इंसाफी हो रही है। बचपन में मैं शादी वगैरह देखती थी, एक सास है वो किस तरह से मतलब अपनी बहू से पेश आ रही है। हाँ। किसी मतलब कोई लड़की है उसे पढ़ने नहीं मिल रहा है। हाँ। तो ये सारी चीजें जो तालीम को लेकर भी, तो मुझे ऐसा लगता था कि औरत के लिए मैं लड़ूं, खड़ी रहूं, तो ये मुझ में सबसे पहले जो है वो चीज पैदा हुई। और बच्चों की तरबियत के ऊपर मैंने ज्यादा लिखा है अभी भी, और बच्चों की तरबियत के ऊपर। और मैंने फिर अपने तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। जी। हाँ, और यहाँ मैं जब मोगान से आ गई तो मुझे मेरे खाविन ने बहुत सपोर्ट दिया, फिदा साहब ने, और मैंने उनसे कहा कि मुझे एजुकेशन पूरा करना है। एक प्रोग्राम में मैं गई थी, वहाँ पर इकबाल साहब मुझे मिले, इकबाल परकार दापोली के स्कूल है। जी जी, हाँ जी, फुरुस गाँव है और दापोली में उनकी स्कूल है, नेशनल हाई स्कूल के चेयरमैन है वो। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि आप आगे बढ़ो, आप तालीम अपनी मुकम्मल करो, मेरा इरादा है। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, तो मौलाना आजाद से मैंने आगे उर्दू लिटरेचर में बीए किया। एक बात समझ में आ गई कि चाहे तालीम का सिलसिला मुनक़ता हुआ था वो वक्ती तौर पर, शादी भी वक्त पे शादी होना भी ज़रूरी है, वरना आज 30-35 साल तक शादियाँ भी नहीं होती है ढंग से, और मुनासिब रिश्ते भी आते हैं जिसके समाज के नेगेटिव पहलू भी फिर आ जाते हैं, बुराई फैल जाती है समाज में। तो उसके बाद भी आपने तालीम को यहाँ आने के बाद आपने वो कंटिन्यू किया, जिसको हमने भी देखा है, क्योंकि 2009-10 से हम लोग साथ में जुड़े हुए रहे। तो बम्बई में आती थी तो फ़ोन करके बताती थी कि मैं एग्ज़ाम देने आ रही हूँ। हमारे इकबाल कौरी साहब और हमसे भी मुलाकात होती थी। कोकन टैलेंट फॉर्म से बहुत साथ जी, वो भी बहुत मुझे उन्होंने भी बैकिंग दी है, उनकी भी याद आती है अभी। मतलब अच्छे इंसान थे, तालीमी मामले में वो सबकी मतलब मदद करते थे, और मैंने हमेशा उनको मतलब जो भी है मैंने बनी हूँ, जो भी है मैं आज मैं उनसे बताया करती थी जी, तो वो भी खुश होते थे। और उन्होंने कोकन टैलेंट फोरम में मुझे ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने जज के फराइज भी अंजाम दिए कई सालों तक, आप भी साथ थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोकन टैलेंट फोरम के मुकाबले जो हमेशा होते हैं, अभी तक चल रहे हैं, इस साल भी हुए, तो बहसती तकरीर मुकाबले के या डिबेट के एक जज की हैसियत से हमेशा बुलाते थे, और न्यूट्रल अपना फैसला, अपना खास जो ओपिनियन है वो क्या समझते हैं, तो हमेशा उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। फिरोला जी, तो ये समाजी इस्लाही मज़ामीन की बात हुई, समाज में अगर इस्लाह की बात है कि आप अपना देखती थी कि क्या बुराइयां हैं और क्या इस्लाह चाहिए, चाहे बच्चों की तरबियत में हो, वालिदैन का क्या हिस्सा रहेगा, समाज की बुराइयां हो, और इस तरफ को आपने देखकर अपने अंदाज से उसको बिना किसी का नाम बताए हुए एक मजमून की शक्ल में लोगों तक पेश किया।
एक फिर आपका और एक भी दर्द होगा जो हम सब महसूस करते हैं। इर्तिदाद के क्या असबाब हो सकते हैं? जैसे मेरी समझ में आता है कि वालिदैन भी उसके उतने ही जिम्मेदार है, समाज भी उतना ही जिम्मेदार है, माहौल भी उतना ही जिम्मेदार है, सोशल मीडिया भी उतनी जिम्मेदार है। आप मेरे क्या इन बातों से मुत्तफिक हैं या आपकी इसमें कुछ और राय मजीद मैं जानना चाहूँगा? जी देखिए, बेशक आपने जो भी असबाब बताए ना, हाँ वो सारे के सारे इसमें शामिल है। सोशल मीडिया भी है, दीनी तालीम का फुकदान भी है, और सब मतलब माहौल भी है। सबसे बढ़कर जो है, हमारे ज़माने में घर में आज़ादी कम मिला करती थी। आज के माहौल में वालिदैन थोड़ी मतलब छूट दे रखी है बच्चों को, वो आज़ादी भी है। और बच्चे जो है ना, वो एक दूसरे की सोहबत में भी बन जाते हैं। तो ये सारी माहौल हो गया वही। और सबसे बढ़कर मखलूत स्कूलों का होना। हमारे जमाने में गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल ये हुआ करता था, सेपरेट हुआ करती थी। यानी मीटिंग अभी पूरा एजुकेशन हो गया, अभी पूरा एजुकेशन ज्वाइन हुआ तो भी होने दो। लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि एक जगह लड़कियों को बिठाया जाए, लड़कों को बिठाया, जिस तरह से नहीं, वो पास पास में बैठते हैं, दोस्त बनते हैं, उनका घर आना जाना होता है, नंबर एक्सचेंज होते हैं। अभी क्या इंस्टाग्राम पे, वीचैट पे फॉलो करना। क्या होता है, बचपन से एक लड़का है ना, एक लड़की है, दोनों दोस्त हो जाते हैं। अभी वो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है, उनमें तो वो बच्चे हैं, उनमें तो वो मोहब्बत अलग किस्म की है, तो वो घर आना जाना होता है। तो उस वक्त फ्रेंड और उस वक्त अभी तक की 15-20 मिनट बातचीत हुई, मैं कहा बाजी को 15 साल से जानता हूँ, 16 साल से जानता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बाजी से मेरी फ्रेंडशिप है। जी बेशक हम लोग रिश्ते को बनाते हैं, इस तरह से होता है कि हमारे ख्यालात, हम काम एक तरह का कर रहे हैं, समाजी खिदमत कर रहे हैं, तो उस वजह से एक रिश्ता वो बन जाता है। बिल्कुल। तो अभी जो घर आना जाना होता है ना, उसमें क्या होता है, माँ उस वक्त से अगर बच्चे को ये बात रोके कि बेटा देखो, इस तरह से दोस्ती लड़कों से नहीं रखते, उनको घर मत ले आया करो, क्लास में जो वर्क है आपका, स्कूल का काम है, उस हद तक उन्हें साथ रखो, उसके बाद तुम्हारा उनका कोई वास्ता नहीं। तो ये नहीं होता है। घर पे जब बच्चा आता है ना, तो उसकी अच्छे से खिदमत की जाती है, उन्हें ये बताया जाता है कि आपका दोस्त है, तो वो फिर आगे चल के बड़े होते हैं। तरबियत में गड़बड़ हो जाती है, आगे चल के बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो फ्रेंड होते हैं, फिर उनमें जो एहसास पैदा होते हैं, फिर रोकने का मतलब वो वक्त ही नहीं रहता है। अभी हाल ही में एक किस्सा ऐसा मैंने सुना कि एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा था, एक प्रोग्राम में गया था किसी, और वहाँ पर वो रात के 11:15 बजे तक रहा। तो माँ ने फोन किया कि बेटा घर आ जा, तो उसने जवाब इस तरह से दिया कि मुझे बार बार फोन मत करिए, आप बहुत कट करती है, वालिद साहब से भी कह दीजिए कि बार बार फोन न किया करें, वरना मैं फोन तोड़ दूंगा। तो ये आजकल बच्चे जो है ना, बागी बन गए हैं, और उनको माँ बाप को मतलब दबाने लगे हैं कि माएँ भी और वालिद भी बच्चों को डरने रहे हैं कुछ हद तक, क्योंकि वो बगावत पे उतर आते हैं। बहुत सही कहा। सारी चीजें, एक जमाना था जब बच्चे वालिदैन से डरते थे, दादा दादी से, नाना नानी से, मामू से, चाचा से डरते थे। आज है ना उल्टा हो गया कि जो बड़े हैं छोटों से डर रहे हैं, और ये डर लगता है कि कहीं मतलब ये नाराज हो जाए, घर छोड़ के भागने जाए, खुदकुशी नहीं कर रहे हैं, और बच्चे ब्लैकमेल करते हैं। और इसके लिए आपकी ये बात बहुत सही है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, ये भी इसलिए माहौल बना है कि जो वो अपनी फैमिली को लेकर रह रहा है। पहले दौर में कैसा था, दादा दादी, चाचा चाची, मुश्तरका फैमिली थी, और उसमें सब एक साथ बड़े होते थे, एक तरबियत में बड़े होते थे। माँ को अगर फुर्सत नहीं है बच्चे को तरबियत देने की, दादी दिया करती थी, फुप्पी दिया करती थी, चाची, आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और वो न्यूक्लियर फैमिली जो हो गई, परवरिश तो उनको जिंदा रहने के लिए खिलाना है, और तरबियत है यहाँ दुनिया और आखिरत के हिसाब से तरबियत होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत ही अच्छी है। ये आजकल चला है, गांव को लोगों ने वीरान कर दिया, खाली कर दिया। देख लीजिए आप, जिला परिषद के तमाम स्कूल जो है वो मैं जानती हूँ, चलो अंग्रेजी जरूरी है, नया माहौल, नई तालीम जरूरी है, लेकिन वो जो क्या है मालूम है, वहाँ पर अपने सास ससुर को रखा जाता है, या तो फिर अब खुद होके आके इधर शहर में बसती है औरतें अपने बच्चों को लेकर। वो जो घर का शहंशाह है, मतलब जो मर्द है, वो बाहर माश है, मतलब रोजगार के लिए है, और यहाँ पर औरतें रहती है, वो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती, उनके माहौल उनको मिल जाता है, अकेली रहती है, उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, बिल भरने हैं, ये करने, वो उसमें बिजी हो जाती है। और सबसे बड़ा दौर जो आज चला है शादियों का, शादियों में मसरूफ हो जाती है औरतें, आज मेहंदी है, आज हल्दी है, आज ये सारी चीजें भी जो है ना, वो हमारे इस बच्चों के मतलब इर्तिदाद की जो है ना, वो वजह बन गई। बहुत सही कहा। तो हमारा ये जो फिक्रे हैं हम सबके लिए, समाज की फिक्रे हैं,
तो रहे तालीम के लिए माइग्रेशन भी होना चाहिए, लेकिन अगर वाकई ज़रूरी है तो, और जिस मकसद के लिए आए फिर उसी को पूरा करें। बहुत सारे फैमिलीज का ये सारे देखें तो बहुत सारी शादियों में दिखेंगे नहीं, कहीं इसमें नहीं आएंगे, बोले हम अपने मकसद के लिए यहाँ पर आए, जहाँ जाना ज़रूरी होता है वहीं पे जाते हैं और पर्दे का ख्याल रखते हुए जाते हैं, ज़्यादा इख्तिलात भी नहीं करते हैं। हाँ जी, हालांकि लोग अगर इस बात को समझें कि इसके मुज़िर असरात हैं तो उस हद तक नहीं गुजरेंगे, आगे का नहीं सोचते हैं। बिल्कुल आगे का सोचते नहीं है। और बच्चों, और आज सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने किसी बच्चे को टोका भी ना कि बेटा यहाँ मत जाओ, तो सबसे पहले माँ को बुरा लगता है। हाँ, मेरे बेटे को क्यों बोले? हाँ, वो आपने कुछ देखा है क्या? हाँ, वो आपका बेटा भी ऐसा कर रहा था। हाँ, तो ये जवाब मिलता है, वो बेटा भी जरा और उसको हौसला एनकरेज हो जाता है वो। हाँ, एक जमाना का असातिज़ा को भी थोड़ी आज़ादी थी, उनकी सख्ती थी, गली मोहल्ले का कोई किसी बच्चे को गलत करते हुए देखा तो रोकता था। और हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हुक्म है। हाँ, कुरान के जरिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं इस्लाम को लेकर हर मज़ामिन लिखती हूँ। हाँ, अल्लाह के जो अहकामात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब तुम गलत देखो तो उसे ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो, नहीं तो हाथ से रोकने की कोशिश करो, वरना उसे दिल में बुरा समझो। तीनों चीजें इस्लाह की है। लेकिन यहाँ पर अगर जुबान से बोलने कोई गया तो फिर वो मतलब फसाद पैदा होता है। ये बात है। अभी मैं आपकी शख्सियत और आपकी जो फिक्रें और आपके मज़ामीन जो है ना उस तारीख से जानने के लिए मज़ीद एक शेर के साथ सवाल अगला पूछने से पहले, कलम आया है मेरे हाथ में अब मौजिज़ा होगा। कलम आया है मेरे हाथ में अब मौजिज़ा होगा, अजीज़ाने नज़र कागज़ पर जुए शीर देखेंगे। शीर जो मिठास, जुए शीर कागज़, इनकी जो बोलते हैं ना मिठास इनके लिखने में जो तहरीर में जो होती है तो वो चीज़ इनके मज़ामीन से झलकती है। अब ये बताइए कि आपने जो कुछ भी मज़ामीन लिखे हैं अभी तक वो किन अखबारात में शाये हुए? चंद अखबारात का जिक्र करें। जी इंशाअल्लाह जरूर। मैं जब लिखना मैंने शुरू किया, सबसे पहले मैंने ओमान में एक तहरीर लिखी थी जो शमा मैगजीन में आई थी, दिल्ली की शमा मैगजीन। हाँ जी, मुझे बहुत खुशी हुई थी। और उसके बाद मैंने मेरे लिखने का शौक बढ़ गया। उसके बाद मैं इंडिया में जब आई तो मैंने ऐसे ही लिखा था। तो उसी वक्त 2001 में कोकन की आवाज नाम से एक अखबार जो है वो शाया हुआ महाड़ से। पुरकर फैमिली ने शफी मोहम्मद शफी मरहूम मोहम्मद शफी पुरकर साहब ने वो अखबार निकाला था और वो खुद उस अखबार की मतलब जो है पब्लिसिटी करने के बाहर निकले थे। मतलब घर घर जाकर उन्होंने कि हमारा एक अखबार निकल रहा है, इस तरह से आपका भी साथ होना चाहिए वगैरह। बहुत मेहनत की उन्होंने। तो वो हमारे यहाँ पर भी आए थे और उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लिखने का शौक है और मैं चाहती हूँ कि मेरे मज़ामीन भी अखबार में आए। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा आपकी पहली तहरीर हमारे अखबार के लिए चाहिए। तो उस वक्त मैंने सबसे पहले एक हमद लिखी थी, आया खुदा तू ही तू। तो वो हमद मैंने उनके लिए भेजी यहाँ से, तो उन्होंने वो शाये कर दी। उसके बाद उन्होंने मुझसे और मजमून मांगा तो मैंने औरत पे मजमून लिखा, वो दिया मैंने। उसके बाद और मजमून मांगा तो मेरा तीसरा मजमून मुझे याद है जिंदगी नाम से लिखा था। तो इंसान में जो बचपन से महसूस करती थी वो एक मतलब थोड़े से इसमें लफ्जों में मैंने वो जिंदगी पर एक मजमून तहरीर लिखी और वो उनको भेज दी। इस तरह से कोकन की आवाज़ जो मेरी बुनियाद है, वहाँ से मैं लिखते गई और कोकन की आवाज़ में आज दिन तक मैं लिखती हूँ। 24 साल से अखबार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका और एक एडिशन दूसरा है मराठी डेली अखबार रायगढ़ का आवाज में, रायगढ़ का आवाज भी निकलता है। मरूम डॉक्टर शफी पुरकर साहब, बरकुरदार दिलदार पुरकर साहब जी, दिलदार पुरकर साहब, मोहम्मद रफीक, मौलाना मोहम्मद मुफ्ती साहब, वो सारे मुझे हमेशा उनका ताउन रहा है। और उसके बाद मेरा एक शौक था बचपन से, मैं अब्बा को इनकलाब पढ़ के सुनाया करती थी। तो मेरा शौक था कि मैं इनकलाब में हूँ। बहुत मतलब ऐसा मेरे को इश्तियाक था कि मेरा कभी मजमून इनकलाब में शाये हो जाए। तो मैंने एक मजमून लिखा था, मेरा पहला ही इस्लाम पर मजमून था वो, इस्लाम में औरत का आला मकाम। सॉरी मैं भूल गई हूँ, मंगलसूत्र पर मैंने लिखा था कि मंगलसूत्र एक पुरानी रिवायत है जो हमारे इसमें आ गई है। तो वो मजमून मैंने इनकलाब के लिए भेजा और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे नीलम फजल मास्टर साहिबा ने मुझे ताउन दिया और कहा कि आप भेज दो, मैं बात करती हूँ। सलीम अलवारे साहब ने भी मतलब कहा कि मैं बात करता हूँ वहाँ पर। तो वो मेरा मजमून उस वक्त पहली बार शाया हुआ 2006 में इनकलाब में, ओढ़नी में। और फिर मेरे मज़ामीन जो है 2011 तक इनकलाब में आते गए।
उसके बाद दीगर अखबार, फिर मैं उर्दू टाइम्स से और जुड़ी। उर्दू टाइम्स से। उर्दू टाइम्स, मुंबई उर्दू न्यूज, सहारा, सहाफत, जी। इन सारे राष्ट्रीय सहारा में मेरे मज़ामिन बहुत शाये हुए हैं। हिंदुस्तान अखबार में भी आए हैं। तो और फिर एक सहाफ़ी मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया, हाँ। सगीर साहब, सगीर नाम है उनका, निहाल निहाल सगीर। सगीर। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपके मजमून अच्छे रहते हैं, आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं दिगर अखबार में उर्दू में उसे शाये करवाऊंगा। तो उन्होंने मेरे बहुत सारे हिंदुस्तान के हफ्तावारी अखबारात में, यानी कम से कम 250 अखबार में मेरे मज़ामिन भेजा करते थे। उसमें आ जाते थे जो जिन दिन में आते थे। कश्मीर तक गए हैं, कश्मीर में मेरे मज़ामिन शाये थे। तो इस तरह से अभी इन मज़ामिन में 250 अखबार में लिखने वाली मोहतरमा आज हमारे साथ में और आपके यहाँ पर है और अपने कोपन से है। नामो नमूद की कभी भूखी नहीं रही और मुस्तकिल काम करती रही। जहाँ ज़रूरत है समाज को वहाँ पर ही सिर्फ जाते रहे। और थोड़ा सा अदरा मजाक कर लूँ, ये जोड़ी जो है ना, ये और फिदा साहब, मतलब ये गुड्डा गुड्डी मैं इनको कहता हूँ। माशाल्लाह दोनों की मोहब्बतें भी ऐसी हैं कि जहाँ कहीं भी जाएंगे, मियाँ भी जाएंगे और बाजी कभी अकेली नहीं जाती, अपने शोहर के साथ जाती हैं। समाजी वो प्रोग्राम या फिर कोई भी जिगर प्रोग्राम। मुझे मैं बताना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। जी। मतलब कामयाबी के पीछे उनका ज्यादा हाथ रहा है। हाँ। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई, आसान हो गई मंजिलें, सहल हो गई मंजिलें, हाँ। हवा के रुख भी बदल गए, हाँ। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल उठे। तो वो सब है, मतलब उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। दुआ करते हैं कि आपको मतलब तायात मतलब एक दूसरे का साथ रहे, ऐसी मोहब्बतें कायम रहे, अच्छी सेहत आपको दे। और हमने अभी सुना है कि साल 2025 में हज का भी आपका इरादा है। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम सबके भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह ताला सभी को सआदत नसीब करे, तमाम मुसलमानों को। जी। एक शेर के साथ फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा। हिम्मतें शौक में जम होती हैं, हिम्मतें शौक में जम होती हैं, मंजिलें ज़ेरे कदम होती हैं। तो अभी मंजिल के करीब और लेके जा रहा हूँ। तो आपकी किताब, आपने अपने मज़ामीन जो थे, उस वक्त भी हमने आपसे जिक्र किया था कि अपने मज़ामीन को किताबी शक्ल दें। तो वो आपके मज़ामीन का जो मजमुआ या ज़ख़ीरा है, उसको किताबी जब शक्ल दी गई, तो उस ताल्लुक से थोड़ा सा बताइए कि हालात और कैसे रहा। जी, मैं बताती हूँ आपको। मेरे मज़ामीन पढ़ के बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते थे, अदबी शख्सियत, जैसे प्रोफेसर एजाज राउत साहब, उनका मुझे बहुत साथ रहा है। और अखलाक नागोगले साहब खुद बजाते खुद आप, और वकार कादरी साहब, ये शख्सियत जो है, और भी बहुत सारी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा मुझे, इकबाल कवारे साहब, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे बताया। डॉक्टर नज़ीर जुवाले साहब, ये भी मुझे मेरे मज़ामीन में पढ़ते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब जो किताब की जो है ना, उससे शक्ल दी जाए, आपके चंद मज़ामीन ज़ख़ीरा बनाकर, अच्छे अच्छे मज़ामीन जो है वो। तो मैंने सोचा कि शायद ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मैंने उस तरह से एक किताब अपनी मतलब जो है वो शायद ही शब्द फरोजा, ये किताब है यहाँ पे रखी हुई जी। ये किताब को आप जरा बताइए, जरा नज़दीक से बताइए कारीन को। किताब है शम्मे फरोजा और लिखा हुआ भी है समाजी इस्लाही मज़ामीन फिरोज़ा तज़वी। तो 2016 में शाया हुई, 2016 में शाया हुई। और इसमें मैं और बताना चाहूँगी, मालेगांव से 2-3 शख्सियत है, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में लिया मेरे मज़ामीन पढ़ के। फरहान दिल साहब, ताहिर अंजुम सिद्दीकी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने, ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब ने इस किताब के लिए बहुत मेरा साथ दिया, बहुत ज़्यादा। उनका एक किताब के इधर यहाँ पर उनका एक मजमून भी है मेरे लिए, तहरीर शम्मे फरोजा, किताब नहीं एक तहरीर का नाम है। तो वो उन्होंने लिखा है और उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और मेरे प्रोग्राम को भी, जो करीमी लाइब्रेरी में हुआ था इजरा का प्रोग्राम, प्रोफेसर एजाज राउत साहब ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सलीम अलवारी साहब भी थे। आप खुद भी बहुत, आपकी मेहनत है, बल्कि दानिश एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ही मेरी किताब का मतलब इजरा हुआ था, जो हुई थी हमारे बैनर पे हुई थी। आपने बहुत साथ दिया और आपको बहुत ज्यादा खुशी भी मिली, क्योंकि आपका हमेशा कहना था कि आप एक किताब शाये करें। इस तरह से वो किताब आई मंजर आम पर। इन्होंने बात सुन ली, ये बाजी हमारे मशहूर को सुना, काफ़ी मेहनत करी, 2-4 साल से बात कर रहे थे। और हमारे ऑस्ट्रेलिया के शकुल तिसीगर साहब जो हैं, उनकी किताब भी पहले एक नक्श कदम और कुछ इस तरह की जो किताब आई नकुश कदम,
नकुश हयात नकुश हयात। नकुश हयात वो आई थी किताब। उसके बाद अभी अंग्रेजी में भी किताब आई दी डाइट मिस्ट्रीज, और तीसरी किताब की भी मतलब वो जो आप तैयारी कर रहे हैं खामोशी से, और वो भी अपने मेडिकल साइंस पे ही होगी या कैंसर पे होगी, जो भी होगा, काफ़ी मेहनत चल रही है। तो मुझे खुशी होती है कि हमने जब रिक्वेस्ट की, और ये इस तरह की एक दस्तावेज जब रहती है तो हम रहे न रहें, लोगों तक वो चीज़ें पहुंचती है किताब की शक्ल में। तो बाजी बहुत बहुत उसके लिए जी मुबारक की किताब अवेलेबल है, मिल सकती है आपके जी बिल्कुल मिल सकती है। और इस किताब के बारे में और बताना चाहूंगी कि इसका नाम मुझे लोगों ने कई बार पूछा कि इसे शम्मे फरोजा क्यों नाम दिया गया। तो एक तो उनको लगता है, कभी कभी कई लोग ऐसा शम्मे फरोजा बोल देते हैं, फरोजा है। बचपन में छोटी थी ना, तो मेरे मामू साहब थे, वो भी मुझे जानते थे, नाम भी जिक्र करें, अहमद रुमाने साहब जी। तो उनको तो मेरा लिखना वगैरह पसंद आता था, मैं बचपन से बहुत बोलती थी ना इस किसी भी टॉपिक पर। तो वो एक रेडियो पर एक प्रोग्राम लगता था शम्मे फरोजा नाम जी। तो वो कभी भी बोलते थे किस तरह से प्रोग्राम लगा कि अभी अपनी फरोजा आएगी, मेरे को फरोजा नाम से पुकारा करते थे। फिरोजा को उन्होंने अपनी वो कभी भी घर आते थे तो फरोजा बोलते थे। तो वो मेरे जहन में वो बात थी, मैंने बोली कि चलो नाम भी अच्छा है, मीनिंग भी अच्छा है, तो मैंने रखी। और दूसरी बात, मैंने एक ही किताब शाये की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मज़ामिन इतने ज्यादा है, करीब 400-500 से करीब अब भी मज़ामिन है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 1000 की तादाद में भी हो सकते हैं, मुझे याद नहीं। मेरा लिखने का शौक कितना है, अखलाक साहब के मैं बताती हूँ कि जिस रोज मैं अगर कोई तहरीर ना लिखूं तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई चीज गुम हो गई है। मैं रोजाना सुबह एक तहरीर लिखती हूँ, ये मेरी आदत में शामिल है। तो इस तरह से मज़ामिन बहुत है। लोग कहते हैं कि किताब शाये करो, और लेकिन नहीं, मेरे लिए एक काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, उसकी मर्जी रही, तो इंशाल्लाह शाये भी करेंगे इंशाल्लाह। और ये किताब हासिल करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, फिरोजा जी का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, अगर आप मैसेज करेंगे तो आपके घर तक भी कुरियर से भेज सकते हैं। हदिया कुछ 200 के 160 के आगे कुछ समथिंग है, प्लस कुरियर चार्जेस। तो जरूर पढ़ें, बहुत मतलब अच्छा ये मज़ामिन का हिंदी और मराठी में भी तर्जुमा अच्छा, जिनको उर्दू नहीं आती हो मराठी और उसके लिए मुझे सपोर्ट किया है शोधन के एडिटर जो है शोधन जी, मराठी अखबार में भी आप लिखते रहिए जी। उन्होंने हर मेरा आर्टिकल जो है ट्रांसलेट कर मतलब उसमें दिया है, अपने अखबार, हिंदी अखबार में भी दिया अब्दुल कलाम ने, और मराठी अखबार शोधन में भी दिया। तो इस तरह से उन्होंने मेरे सारा जखीरा जमा किया। मराठी अखबार भी अक्सर आप लिखते रही हैं? जी हाँ, मराठी अखबार में तरुण भारत है, सागर है, सागर में भी आते हैं मेरे मज़ामिन। सागर के एडिटर जनाब निशिकांत जोशी साहब ने मुझे खुद बुलाया था, मुझे एक मैगजीन जमीमा निकालने के लिए दिया था, उससे मैंने रमजान में निकाला था। तो सारे मज़ामिन मेरे चूज किए हुए थे, मेरे भी मज़ामिन थे। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। उन्होंने भी मेरे मतलब मुझे ताउन किया है। जी जी माशाल्लाह। अभी हमें ये बताना आपको, मजमून निगारी के अलावा भी और कोई आपका शौक आ रहा है? जी, मजमून निगार के अलावा मुझे मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर भी करती हूँ, शायरी भी करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक नज़म लिखी है मीम के ऊपर, मीम से बना मुसलमान। शायरा भी यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं, इतना तो नहीं मैं बता सकती हूँ, कोशिश जारी है। उसमें गलतियाँ भी बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन है, कोशिश जारी है। अभी तक अवार्ड जी कहाँ से आपको मतलब मिले? मुझे सबसे पहला जो अवार्ड मिला वो कैरम चैंपियन का मिला। कैरम भी खेला करती थी? जी, कैरम का मुझे बहुत शौक है, बैडमिंटन का शौक है, क्रिकेट भी देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैरम में मुझे ओमान में मिला था, मस्कत ओमान में अलमाजान होटल में वो प्रोग्राम हुआ था, और वहाँ पर मैंने टूर्नामेंट में फर्स्ट आई थी, और वहाँ पर मुझे इनाम पहली ट्रॉफी मिली थी वहाँ पर। वहाँ के मिनिस्टर है, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथों मिला है। जी माशाल्लाह। आपसे अगला सवाल ये है कि मुतालिए के फायदे कुछ गिनवाइए। जी, मुताले के फायदे क्या होते हैं? जी बेशक, मुताले के तो फायदे ही फायदे हैं, सारी रोशनी है उसमें। मुताला करने से हिम्मत बढ़ती है, लिखने का मतलब सलीका आता है, पढ़ने का सलीका आता है, कॉन्फिडेंट बैठता है, किसी से बात करने के लिए मतलब जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, और मालूमात मिलती है, मालूमात से बहुत कुछ इंसान लिख सकता है। और मुझे मुताले का बहुत शौक है, मैं पढ़ना और लिखना दोनों हर दिन मेरा जारी है, और इंशाल्लाह रहेगा वो। और बहुत ज्यादा फायदा लोगों को उसका बेनिफिट क्या होगा? लोगों को मतलब लोगों को मालूमात मिलती है, हम अगर पढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ाते हैं, हमारी इस्लाह होती है,
और हमारी अपनी जबान ठीक होती जी, है, बिल्कुल बेशक। और लिखना और पढ़ना दोनों भी अल्लाह को पसंद है। हमारी अल्लाह सोचने की सुब्हानहू तआला। सलाहियत बेशक हो जाता है, सोचने की कॉन्फिडेंस आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, हाँ। बोलने का आता है, लिखने का आता है, तलफ़्फ़ुज़ का आता है। तलफ़्फ़ुज़ का आता है। जी, बिल्कुल। और हमारे मतलब जहन की भी एक्सरसाइज होती है, हाँ, ब्रेन की भी मतलब जो एक्सरसाइज होती है। पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, हाँ, रोजाना पढ़ना चाहिए। दूसरी कई बातों से हम दूर रहते हैं, बुराइयों से दूर बुराइयों रहते से हैं। दूर रहते हैं, हम एक अच्छी चीज की तरफ जाते हैं। मुताले से हम वो चीजें भी नहीं। अभी सोशल मीडिया में भी जो है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसका इस्तेमाल भी हमारे हाथ में है। अगर वो इसका सही इस्तेमाल सही करें तो इस्तेमाल बहुत करें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज चीज़ है। है, बहुत अच्छी चीज आज हमारे यूट्यूब के इस पर और फेसबुक पे इंटरव्यूज आने वाले हैं आपके, जी। आपसे बातचीत का जो है, तो आखिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही है ना। जी बेशक। हम बैठे-बैठे अच्छा कहीं न कहीं इस्तेमाल पहुंच है, ही गए ना। बिल्कुल। तालीम, आज दीनी तालीम है ना, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया से भी हासिल हो रही है। हाँ। पहले किसी को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आज गांव की औरतें भी और जो भी वहां तक पहुंच पढ़ना नहीं जानती है, वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा तालीम ले रही है, बहुत कुछ हासिल कर रही है। अभी उनको परसों पता एक शादी चल में गया। विराट में गया था, जी जंजरा की तरफ की लेडीज थी, तो मुझे चेहरा देखा, उम्मीद नहीं थी कि मैं इस शादी में रहूँगा, जी कि वो मैं जिस बच्ची की शादी थी वो मेरी वाइफ थी, मतलब वो लोग के अच्छी दोस्ती वाला सब था फैमिली से। तो देखा परेशान, मैंने आप यहाँ कैसे, मतलब ऐसे हमारे मिसेस के फैमिली फ्रेंड्स है। जी तो कहा आपके हम चैनल को देखते हैं, यूट्यूब के वीडियो देखते हैं। फिर उन्होंने कहा वो खुद अरबी क्लासेस चलाती हैं, अच्छा। तो अच्छा लगा। दो लेडी जो कोकनी थी, और ऐसे भी खामोशी से लोग काम कर रहे हैं, दीनी तालीम अच्छी, अरबी कैसी मखरत के साथ पढ़ी जाए वाला, जी इस तरह से। अभी आखिरी सवाल से पहले इसलिए ये हमारा जो पॉडकास्ट या जड़ा कोकन जो सीरीज के लिए हम उनसे बात कर रहे हैं, उर्दू का पॉडकास्ट है ये। मोहतरमा, अगला सवाल आखिरी सवाल से पहले, क्योंकि हम लोग कोकन से हैं और हम लोग कोकनी अच्छी तरह से बोलना जानते हैं, घरों में कोकनी बात करते हैं। जी म्हणून आता मी तुमच्या कोकणीतला बोलणार आहे। बोला ना, जरूर बोला। मला कोकणी बात बोली मोक पसंद आहे, माझी बोली आहे। आजकाल आपण बघता आहोत की लोकांना कोकणी येताना पण कोकणी सोडले आणि जी. कोकणी बोलताना येतात पण ते अंजान बनतात। हम्म, काय त्याचा कोकणी, आपल्या जी कोकणी जी मातृभाषा आपण बोलतो ही ती मातृबोली आहे, जी तर त्याची स्ट्रीट नाही म्हणून जी गोवातलं ती स्टेट लँग्वेज कोकणी आहे, पण त्याला पण मराठीची गरज आहे किंवा इंग्लिशची स्टेटची त्याला गरज आहे। जरूर बिल्कुल। आपण पण ती लागली तर आपली पण ती लँग्वेज तशी बनवून जाईल। पण एक नफसियाती चीज आहे, सायकॅट्रिस्ट जे आहेत ना ते काय होतात, सायकोलॉजिस्ट वाला, खलती पण चीज जेव्हा येते माणसाच्या समोर, तर तो पहिले सोचते आपल्या मादरी जबान मधला, बेशक बेशक। दिमागातला जी सोचते ते मादरी जबान मधला सोचते, आणि मग त्याचा आन्सर समोरवाल्याच्या लँग्वेज मध्ये देते। हम्म। कोकणीबद्दल तुम्ही काय ऑब्झर्व करतो आजकाल जी ती न्यू बहुत जनरेशन? बेहतरीन सवाल केला होता मला, मी कोकणी तो जवाब देईन। जी आणि काय बात आहे माहिती, कोकणी ही जुबान आहे ना, ही आपली मातृभाषा आहे। जो पण ज्याची मातृभाषा आहे हा. ना, त्याने ती आपली बोली बोलली पाहिजे, हे माझं पहिली बात आहे। कारण की जितकं आपल्या आईशी प्यार आहे ना, तितकं जबानशी प्यार आलं पाहिजे माणसाला। आता आजकाल मी बघताय की काही बायको आहात ना, कोकणी कोकणी येऊन पण उर्दू बोलतात। हाँ मी काही साध्या बघल्यात, काही बायकाला मतलब विचारलं पण की तुम्ही ऐसा का करता हो? आता ठीक आहे, उर्दू बहुत बेहतरीन लँग्वेज आहे, आपली बोली आहे, आपल्या जबान आहे, आपल्याला त्याला जिंदा ठेवायची। हाँ पण मेन आता ही मी जी बोलताय ना, ही माझ्या उर्दू जाणण्यावाल्याला समजत यायला पाहिजे, म्हणून मी जरा उर्दू पण बोलेन मध्ये। हाँ क्या है मालूम है, कितनी औरतों को ऐसा लगता है कि हम अगर कोकणी बोलेंगे तो हम गलत दिखेंगे। हमारी उनको मेरे ख्याल से कोकणी बोली से कुछ ऐसा से कमतरी है। यस, वही मैं कहना चाहता, इन्फिनिट ये कॉम्प्लेक्स। है इनफिनिट कॉम्प्लेक्स है उनको। और मैंने ऐसी खवातीन को देखा है कि उनके घर के सभी अफराद उनसे उर्दू कोकणी में बात करते हैं, लेकिन वो जवाब जो है वो हाँ. कोकणी में नहीं देती है, उर्दू में उर्दू देती में। है। सारे अफराद कोकणी में बोलते हैं हाँ. और वो उर्दू में जवाब देते हैं। मैंने उनसे पूछा अभी, तो बोले नहीं, हमको उर्दू अच्छी लगती है। ठीक है, लेकिन हमारी बोली हम क्यों ना बोले, उनको ऐसा लगता है हम शहरी नहीं दिखेंगे। हाँ. तो ये बात गलत Grounded है। पण असते. हाँ पण मी ग्राउंडेड पण दाखवता। हाँ, मी एका पोरीशी बात केली होती, तिला म्हटलं बाई तू का कोकणी का नाही बोलत, तुला कोकणी येतं ना, मग का नाही बोलत? मला काही जणांना असं वाटतं की आम्ही शहरी दिशेला उर्दू बोलतो, हाँ पण मला त्यातनं जास्ती इजहार होते की तुम्ही जास्ती गावांची आहो, गावठी आहो, बघून तुम्ही आपली बात बोलत नाही। काशी लोकांना तुला माहिती उर्दूला आहे? बोलतात ना, हां, ते तुला- समजते यांची उर्दू जी. पण किती आहे. तुला माहिती आहे, अशी काही शख्सियत आहात माझ्यासमोर, डॉक्टर नजीर जुवाले, त्याला मग परिचय झाला म्हणजे
फॅमिली मेंबर्स बोललं तरी चालेल. बेहतरीन इंसान होतं. डॉक्टर पण बेसात, इंसान पण बेसात. त्यांना मी कवा पण अगर 200 माणसाचा जो मजमू आहे आणि आपण तिकडे गेल्या होत्या तर कोकणी बात करतात, बेसा विचारतात काय तुला होते. आपल्याला पेशंट आपण बघल्या पहिल्यांदा कोकणी भाषा सुरू करतात. तर कोकणी का नाही बोलली, काही बायको आपसात कोकणी बात करतात, पोराशी उर्दू शिकू होतात. ही पण मी बघते का तुम्ही पोराला कोकणी शिकवा, उर्दू खुद बघून येतं. बघा 2 चीजों येता बोलली. बायकांना जी इम्पॉर्टन्स मिळता त्या चीजचं त्यांनी जी अहमियत मिळली आहे का आज माझी बात पडी की त्याला त्यांचा काय काम आहे की ती जी इज्जत मिळली त्या इज्जतला कायम ठेवणं. एक अल्लाने काय बोलला की तुमच्या पायाखालती जन्नत आहे. बाप्यांच्या खालच्या पैगंबरच्या खालच्या आंब्याच्या पायाखालती बोलणार नाही, बायकांच्या. ती पण म्हणजे माच्या शकल म्हणा, मा की कदमोचुरे जन्नत आहे. ती माँ जी असेल ती आंब्याची पण असू शकते, एक शरीफ इंसानची असू शकते, एक बदमाशची पण असू शकते. बरोबर. किती मोठं दर्जो माँ. लँग्वेजची बात केली ते मदर टंग बोलतात, फादर टंग नाही बोलत, मदर टंग. आता मदरची ती टंगच जर बदली झाली, कोकणी मराठी उर्दू ही सगळा मिक्सिंग करून गेली, ती स्वतः कन्फ्यूज आहे. सायंटिफिकली त्यातला किंवा बायोलॉजिकली पोरांच्यातलं जी मेंटली जी डिस्टर्बन्स येते ती त्याच्यामुळे पण येते. माझी जबान काय गेली, माद्री जबान त्याला पण ऐकली पाहिजे ना, बोलायला पाहिजे आपली पण भाषा, खालची भाषा. आता जपानला तुम्ही जावा सगळी जापनीज बात बोलतात बघा, तिकडे खालची दुसरी इंग्लिश वगैरे नाही चालत आपली. आणि सगळ्यात मोठी बात आहे की आपल्या बोलीशी मोहब्बत असली पाहिजे, मोहब्बतची कमी. त्याने एक वी फिलिंग होती. केरळवाले मिळून जा, कर्नाटकचे मिळून जा, खालची मिळून आपल्या भाषेत जेव्हा बोलतात ना ते ऑटोमॅटिक ते समाज धर्म काय बघत ना, हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन काय नाही बघत, ते सगळे एक. जसे कलमेवाले एक तसे एक भाषेवाले एक. की आपली कोकणी जी आहे ना ही बोली आहे ना वो बेहतरीन आणि मिठी आहे. त्यासाठी आपण कोकणी पॉडकास्ट पण सुरू केला. तर हा व्हिडिओ भरी किती मोठा झाला असला तरी तुम्ही तो बघले आणि बघून त्याचा बेनिफिट जर फायदा असेल नक्की तुम्हाला मिळतो असेल आणि मिळेल. पण नक्की तुम्ही शेअर करा. एक आखरी पैगाम त्यांचं आपण देऊ की असा काय तुम्हाला असं वाटते कारण की चीज मिस झाली बात करताना. मैं एक बात बोलने वाली हूँ कि मतलब मैं बोलना चाहूँगी, अभी उर्दू में इंतजाम करना बोलना चाहूँगी कि मुझे जब मैं लिख रही थी उस वक्त मुझे मतलब दरमियान में मुझे एक अवार्ड भी मिला है उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से. मेरे लिखने पर सहाफत का अवार्ड मिला है रशीद अली. तो और उसके बाद बिनते हिंद अवार्ड मिला है. बिनते हिंद नीट के मतलब जो है ना, जी हाँ, डॉक्टर सिराज कबीर साहब है, सिराज कबीर साहब, सली मलवारे वगैरह, सली मलवारे वो भी मिला है. अभी पैगाम अगर देना चाहूंगी तो मैं एक ही पैगाम दूंगी, कोशिश करते रहे. इंसान कोशिश अगर करे ना, जो आपने शेर बोला ना, हिम्मत शौक में जम होती है, मंजिलें ज़ेरे कदम होती है. हम जब कोई मतलब काम हाथ में लेते हैं उससे हम वहाँ तक पहुँचने का तकवा रखते हैं तो हमारे राह में बहुत सारी रुकावटें भी आती है. ऐसा नहीं कि हमको सब हमवार राह में. जी इकबाल का एक शेर बहुत अच्छा है कि संग रेजों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ. क्या बात है, संग रेजों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, मैं तो मंजिल के मीनारों पे नजर रखता हूँ. वाह बहुत. तो मैंने इसी शेर को अपनाया ज्यादा करके और कोशिश करते रही. कोशिश के ताल्लुक से भी एक ऐसा किस्सा है मेरे साथ जिससे मुझे कोशिश के लिए मतलब उत्साह है कि मैं 10वीं जमात में थी, मतलब एसएससी में थी. उस वक्त मैं अपनी पसंदीदा मेरे ज़माने में 11 था एसएससी, तो मैं अपनी पसंदीदा टीचर उस्ताद के पास सामने गई ऑटोग्राफ लेकर और उनको मैंने कहा कि मुझे आप कुछ लिख कर दीजिए मेरे लिए. तो उन्होंने मेरी ऑटोग्राफ बुक ली और मुझे कहा कि 10 मिनट में आप आ जाइए, मैं देती हूँ. उन्होंने जो तहरीर लिखी है ना वो आज तक लफ्ज व लफ्ज मेरे जहन में फिट हो गई है और मैं उसी को मतलब फॉलो कर रही हूँ. उन्होंने लिखा मुस्कुराती फिरोजा, जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश हर मुश्किल को आसान बना देती है. क्या बात है. उस्ताद मोहतरम का क्या नाम था? जरीना शेख. अच्छा, मुंबई से. जी मुंबई से. अबू जाफर सुलेमान गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर मेरी. जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश हर मुश्किल को आसान बना देती है. अपनी जिंदगी को इतनी ताबनाक बना दो कि कीमती फिरोजा की ताबना की भी मांग हो जाए. क्या बात है.
वो तो फिर भी एक पत्थर है, तुम तो हंसता बोलता फिरोजा हो। जी जी तो ये जो उन्होंने मुझे लिख कर दिया ना, जी। तो उस पर उसको मैंने फॉलो किया, हमेशा कोशिश करते रही। बहुत सारी रुकावटें भी आई, हाँ। लेकिन मैंने मंजिल के मीनारे पर नजर रखी, जी। कभी भी किसी रुकावट को अपने पर हावी होने नहीं दिया मैंने। जी। तो बस यही कि एक अशार बहुत अच्छा है, खिलाफ कितने हैं फर्क नहीं पड़ता, जो साथ है बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात तो है। इस तरह से मतलब मैंने आगे अपने कदम को बढ़ाया, कोशिश जी, करते रही बहुत और आज यहाँ तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका साथ रहा, सबों का, मेरे सुनने वालों का, मेरे कारेन का। तो इंशाअल्लाह ताला और भी आगे बढ़ते रहूंगी, लिखते रहूंगी, बस दुआ कीजिए। और आप सब भी कोशिश करते रहिए, ये मैं सबको बराबर, बताऊंगी। हाँ। जो भी आपने काम हाथ में लिया उसे डर कर मतलब ऐसा कि अपने हौसले को खत्म मत हाँ, कीजिए, बस बल्कि नहीं बढ़ाइए होने देना। और आगे बढ़ते रहे और रास्ते हमवार हो ही जाते हैं बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल से बात की जरफ कोकन सीरीज के लिए। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप यहाँ तक आए, मेरा इंटरव्यू लिया आपने। और मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया है तो मैं माफ़ी की वास्तेदार हूँ, माज़ीरत चाहती हूँ आपसे भी और कारे से भी, सुनने सामईन से भी, जो भी है उन सबसे मैं माफ़ी की मतलब माफ़ी चाहती हूँ, माज़ीरत चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।